अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि अगर हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास आराम से पहुंच जाए। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 42। अहमद, आप क्यों नहीं एक बार अपना सच हमें बता देते? इरफा अहमद से मुखातिब होती है। देखिए, सही वक्त आने पे आपको हम सब सच बता देंगे, अभी वक्त सही नहीं है। और वो मुलाजिम के कहने पर अहमद के अब्बू के रूम में जाते हैं, जहाँ अहमद के अब्बू सूप पी रहे होते हैं। और फिर वो इरफा को कहते हैं कि बेटा आप सोफ़े पे बैठ जाइए। और वो अहमद को, उनके अब्बू बोलते हैं कि फ़लाँ ड्रॉर है, तुम वो खोलो और तुम्हें वहाँ से कुछ फ़ाइल्स मिलेंगी, तुम उन फ़ाइल्स को निकालो। वकील को मैंने कॉल कर दिया है, जब वो आ जाएंगे तो मैं एक नई वसीयत बनाने लगा हूँ। पापा, लेकिन आपने तो वसीयत बना दी थी ना? हाँ बेटा, मेरी पहली वसीयत के ना जिस तरह मैंने बनाई थी, तो आधी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम की थी और आधी प्रॉपर्टी और किसके नाम की थी पापा आपने? वो हमने। अहमद के अब्बू खामोश हो जाते हैं। अहमद उनकी बात सुनकर समझ नहीं पा रहा था वो किस तरह रिएक्ट करे। वो नाराज़ हो, वो चीखे चिल्लाए, वो जानने की कोशिश करे, लेकिन पास में बैठी इरफा को देखकर वो खामोश हो जाता है। पापा, इस वक्त प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ है। प्लीज़ बेटा, मैं तुम्हें एक ज़िम्मेदारी देना चाहता हूँ। कौन सी ज़िम्मेदारी बाबा? मैंने ही तुम्हें बेटा कहा था ना, तुम्हारी शादी के बाद चंद दिन तुम रेस्ट कर सकते हो, लेकिन अब मेरी हालत तो ऐसी है नहीं कि मैं ऑफ़िस जा सकूँ। बेटा, कल से ऑफ़िस तुम ही जाओगे। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है और ये मैंने वसीयत चेंज करनी थी, वो मैं आज ही बात कर लूँगा वकील से। पापा, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ कहिए बेटा। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं चंद दिनों के लिए अम्मी के घर जा सकती हूँ? अहमद के पापा इरफा को कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें पहले इजाज़त दे देता, लेकिन अब जो घर के सर्कमस्टेंस और हालात हैं, मैं तुम्हें वहाँ रहने की इजाज़त तो नहीं दे सकता। पर हाँ, एक आधा घंटे के लिए अगर तुम वहाँ जाओ घर वालों से मिलने के लिए तो तुम जा सकती हो बेटा, ऐसी कोई ममानियत नहीं है। अहमद को ये बात शदीद बुरी लगती है और वो अहमद इरफा को देखकर घूर रहा होता है। बेटा, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। सर्कमस्टेंस और ऐसे ही बन गए हैं कि इरफा को कम से कम 2 मिनट के लिए सुकून तो चाहिए ना, और यहाँ पर रहकर वो सुकून में नहीं रह सकती। उधर मुलाजिम दरवाजे तक पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि अहमद साहब, बिलाल साहब वापस जा रहे हैं, पर जाने से पहले बस आखिरी बार आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें बोलिए कि वो वहाँ बैठ जाए जहाँ पे वो रूम में हमने उन्हें कहा है, हम उनसे आके मिल रहे हैं। और हाँ, अब आइंदा कोई भी फैमिली का मेम्बर आएगा मिलने के लिए तो वो गेस्ट रूम में रहेगा। बस साईं, हमने जो बोला आप उतना ही करें। ठीक है, हम उन्हें बता के आते हैं। नाश्ता दे दिया आपने बिलाल साहब को? नहीं, वो बोल रहे थे कि वो नाश्ता बाहर कर लेंगे, उन्हें जाना था जल्दी। ठीक है, हम उनसे मिल कर आते हैं। इरफा अहमद को देख रही होती है और वो यही सोच रही होती है कि वो उसके पीछे जाए, क्योंकि उसे अहमद पे यकीन नहीं होता कि वो उसे इतने आराम से जाने देगा। इतने में इरफा जब जाने ही लगती है तो अहमद के अब्बू उसे कहते हैं कि बेटा रुक जाओ, मेरी एक बात सुन लो। इरफा जब अहमद के अब्बू की पीछे से आवाज़ सुनती है तो वो फ़ौरन ही वहाँ सोफ़े पे बैठ जाती है। अहमद के अब्बू कहते हैं कि बेटा, मैंने नई वसीयत बनानी थी और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं नई वसीयत बना रहा हूँ, इस नई वसीयत में आधी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। पर पापा, अब तो पूरी प्रॉपर्टी अहमद के नाम कर दीजिए। बेटा, कल कोई प्रॉब्लम हो तो फिर तुम अगर अहमद से अलग होना चाहो तो तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े कल। इरफा ये सोच रही होती कि अहमद के बाबा इरफा से ये क्यों कहते हैं कि कल अगर मुझे अहमद से अलग होना भी पड़े तो भी मैं इतनी कमज़ोर ना हूँ कि मैं उसके सामने डट ना सकूँ। पर बाबा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम ये रास्ता इख्तियार करेंगे? बेटा, हम जब पूरे मामले की नज़ाकत को समझ रहे हैं ना, तो एक दिन जब सच आपके सामने आएगा, आप यहाँ से जाने के लिए और अहमद को अपनी ज़िंदगी से दूर निकालने के लिए आपका कुछ तो चाहिए होगा ना। मैं सिर्फ आंखें बंद करके अपने बेटे का साथ नहीं दे सकता, मुझे सही का साथ देना चाहिए। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अहमद के अब्बू इरफा से मुखातिब होते हैं और वो कहते हैं कि बेटा, इस बात का पता तुम अहमद को कभी भी नहीं चलने देना। फिर पापा, जो बोला है बस उतना ही करना।
इरफान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछिए। अहमद की चाचू ने क्या अहमद का हाथ सच में तोड़ा था? अहमद के अब्बू खामोश हो जाते हैं। इतने में इरफा आगे उससे बातें जानना भी चाह रही होती है, तब अहमद के अब्बू खामोश हो जाते हैं। और फिर इरफा जब सोच ही रही होती है तो उसे बाहर कुछ लोगों का शोर सुनाई देता है और वो बाहर चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो वो मुलाजमीन होते हैं जो अहमद साहब को रोक रहे होते हैं कि वो बिलाल साहब को चाकू ना मारे। इरफा इरफा जब वहाँ पहुँचती है, अहमद, ये तुम क्या कर रहे हो? होश के नाखून लो, क्या कर रहे हो तुम एक इंसान का मर्डर करोगे? अहमद को शदीद गुस्सा आया हुआ होता है, लेकिन फिर भी इरफा उसके गुस्से को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ती है और फिर वो उसे देखकर चाकू ज़मीन पर फेंक देता है। इरफा, इस जलील इंसान ने जो कहा है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता किसने कैसी हरकत की है। इरफा समझ नहीं पा रही होती है कि वो कैसा रिएक्ट करे। अहमद, प्लीज़ इस वक्त में कोई गुस्सा नहीं करना चाह रही। अहमद इरफा से मुखातिब होता है। वो कहता है कि चलो हम ये पूरा शहर जोड़ कर चले जाते हैं। पूरा शहर पता नहीं क्या हो गया है, हमारे ही खिलाफ साजिशें किया जा रहा है। इरफा को ये समझ नहीं आ रहा था दादी का अचानक से इंतकाल कर जाना, अहमद के अब्बू का अचानक से ये बोलना और अहमद का दिन ब दिन पागलों के जैसा रवैया इख्तियार करते जाना, वो उसके लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव फील करवाना। इरफा 2 मिनट के लिए कहीं जाती थी तो अहमद सर पे पूरा घर उठा लेता था। अहमद, आप अपना रवैया दुरुस्त कर लीजिए। मेरा रवैया दुरुस्त है इरफा, तुम अपना रवैया दुरुस्त करो। बाबा को क्या कह रही थी? तुम अपने घर जाना चाहती हो? क्या कमी रखी है मैंने तुम्हें? अहमद, ये बात नहीं है। हाँ, नॉर्मल लड़की शादी के बाद अपने घर अपने अम्मी अब्बू से मिलने जाती है क्योंकि उन्हें उनकी याद आ रही होती है। मैंने पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है, तुम क्या चाहती हो उनसे रिश्ता तोड़ दूँ? मैं तुम्हें ये तो नहीं बोल रहा ना, लेकिन तुम मेरे बारे में इतनी क्लियर हो नहीं और अभी तुम ये भी बोल रही हो तो मैं तुम पर ऐसे यकीन कैसे कर लूँ? प्लीज़ ऐसा प्लीज़ मत जाना इरफा। अहमद प्लीज़ करके इरफा को मुखातिब कर रहा होता है, पर इरफा को अजीब ही लग रहा होता है। इरफा कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रही थी, अपने अम्मी अब्बू से मिलने ही तो जा रही थी 1-2 घंटे के लिए, लेकिन अहमद साहब को तो वो भी पसंद नहीं आ रहा था। देखो अहमद, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ, सब बर्दाश्त कर रही हूँ, कुछ नहीं कह रही हूँ। प्लीज़ मुझे नॉर्मल ज़िंदगी जीने दो। इतने में बिलाल जाते जाते अहमद को कह रहा होता है, देख लूँगा मैं तुझे और तेरी इस इरफा को भी। वो जाते जाते धमकी दे के जाता है। अहमद उसे डट के कहता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ इरफा को कोई गंदी नज़र से देखना तो दूर, अपनी गंदी इंटेंशन तक नहीं डाल सकता। इरफा को ये बात बहुत अच्छी लगती है अहमद की कि यही ज़िंदगी में एक बार इंसान ने उसे बिना कुछ पूछे जाने उसका इस तरह उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इरफा को उसकी दीवानगी और जुनून की हद में अपने लिए मोहब्बत, केयर और फ़िक्र दिख रही थी। इरफा इस मोहब्बत से कभी भी आशना ना थी, लेकिन अब धीरे धीरे अहमद की कुर्बत उसे अपने महसूस हो रही थी दिल में, और इरफा ना चाहते हुए भी अहमद को अपनाने का सोच रही थी, क्योंकि इरफा के नज़दीक अहमद बुरा नहीं, बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वो अभी भी पूरी सच से ना वाकिफ़ थी। अहमद जी, आप रूम में चलें, हम नाश्ता लेके आते हैं। रूम में तुम भी मेरे साथ चलो, नाश्ता या मुलाज़िमीन लेकर आ जाएंगे। इरफा का ये देख अजीब रवैया, वो थोड़ा अजीब फील कर रही होती है। अहमद का इरफा के साथ नॉर्मल बिहेव करना, बाकी सबके साथ इतना अजीब बिहेव करना इरफा को ना तो पसंद आ रहा होता है, ना समझ आ रहा होता है। अंदर ही अंदर उसका दिल उसे टूटता हुआ दिख रहा होता है। अहमद मुझसे प्यार भी करते हैं और इस तरह अजीब भी है। क्या है ये शख्स, क्यों नहीं समझ पा रही मैं इनकी शख्सियत। लगता है मैं ही गलत सोच रही हूँ अहमद साहब के बारे में। मैं क्या करूँ? अहमद उसे रूम में खींच के अंदर करके दरवाज़ा बंद कर देता है और कबर्ड खोलते ही उसके लिए एक बॉक्स निकालता है। अब इस बॉक्स में क्या है? इस बॉक्स में वो है जो तुम्हें बहुत पसंद भी आ सकता है और नहीं भी। पसंद आया तो ये तुम्हारा, लेकिन अगर नहीं आया तो मेरा दिल टूट जाएगा। इरफा उसकी बात समझ नहीं पाती कि घर में इतना टेंशन का माहौल चल रहा था और अहमद उसे फिर बेइज्जत दिया जा रहा था।
इरफा जैसे वो बुक्स क्लिक करती है, उसे चंद चीज़ें दिखाई देती। वो एक पेन जब वो वहाँ ऑफिस में यूज़ किया करती थी, और वो ग्लास जिसमें वो अहमद के लिए कॉफ़ी लाया करती थी, और वो कॉपी जिस पे वो लिखा करती थी। वो सारी चीज़ें उस बॉक्स में से निकलती हैं। इरफा, ये 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 तो मेरी वो ख़राब घड़ी थी ना, जो मेरे बैग में हमेशा रहती थी। जब लास्ट टाइम तुम अपना बैग मेरे पास भूल गई थी, तब मैंने चुपके से वो घड़ी निकाल दी थी तुम्हारे